ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान विषय यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति द्वितीय अध्याय। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत समाजवाद क्या है और रूस में क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। देखिए, समाजवाद किसी देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि समाजवाद का अर्थ होता है समानता से। समाजवाद शासन की वह विचारधारा है जिसमें सरकार के संपूर्ण नियम कानूनों का पालन किया जाता है और उसमें सरकार के जो साधन हैं, जो अर्थ विभाग है, जो भी संपूर्ण जो सरकार के जो सभी साधनों पर सभी का समान अधिकार का अर्थ होता है समाजवाद से। यानी यूरोप के अंतर्गत समाजवादी जो विचारधारा है वो लोकतंत्र के लिए एक सबसे बेनिफिशियल है। यानी लोकतंत्र समाजवाद में सबसे उच्च दृष्टिकोण पर रहता है और उसमें व्यक्ति निष्पक्ष, स्वतंत्र और उदार और संपूर्ण जो समानता का अधिकारी होता है। तो अधिकतर जो देश, पूरा जो विश्व था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी देश, एक समाजवादी देश। तो यहाँ पर रूस के अंतर्गत जो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो समाजवादी क्रांति मानी जाती है, क्योंकि समाज के लोगों द्वारा की गई थी और वो 1905 में रूसी क्रांति, ये जनवरी में हुई थी, जनवरी। और इसको खूनी क्रांति भी कहते हैं, खूनी क्रांति कहा जाता है। और ये जो क्रांति हुई थी, जो रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय जो एक तानाशाही शासक था और इस शासक का जो दृष्टिकोण था वो रूढ़िवादी दृष्टिकोण था। देखिए, उसके अंतर्गत, रूस के अंतर्गत कई विचारधाराएं थी। एक तो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, विचारधारा। दूसरी थी उदारवादी विचारधारा, तो ये इस विचारधारा के जो लोग थे उनका अपने अपने अलग अलग मत थे। जो रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे वो चुनी हुई सरकार में विश्वास नहीं करते थे, वो परंपराओं पर आधारित थे। जो पुरानी जो रूढ़िवादी जो
ट्रेडिशनल थी उन पर आधारित थे और उन्हें उदारवादी विचारधाराओं में विश्वास नहीं था। उदारवादी जो लोग थे, जो उदारवाद की विचारधारा को जो मानने वाले जो मनुष्य थे, उनका मानना था कि इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनके द्वारा ये लोग इनमें विश्वास करते हैं। यानी इसके अंतर्गत समानता, निष्पक्ष न्याय, कानून और भाईचारा उदारवादी लोग मानते हैं। यानी ऐसी सरकार जो उदार रूप का प्रयोग करती हो, फ्लेक्सिबल के रूप में शासन व्यवस्था करती हो, वे उदारवादी लोग होते हैं। तो इन दोनों के विपरीत संबंध थे। तो इसके लिए जो फ्रांस के अंतर्गत रूस के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी वो रूढ़िवादी और उदारवादी विचारधाराओं के विपरीत थी। तो 1905 में वैसे रूस में 3 क्रांति हुई हैं, 3 बार। 1917 में क्रांति हुई है, फरवरी मार्च में हुई है और अक्टूबर 1917 में हुई है। तो क्रांति का जो मेन वो था, जो क्रांति 1905 में हुई थी, उस क्रांति का जो रेस्पॉन्सिबल जो क्रांति के लिए था वो रूस का शासक जार था। क्योंकि रूस में डिक्टेटरशिप जो जार था उसकी उपाधि थी, तानाशाही शासक था और जनता का शोषण करता था। जिस प्रकार से फ्रांस में 3 वर्ग थे, उसी प्रकार से रूस के अंतर्गत भी 3 वर्ग थे। तो तीनों वर्गों में जो उच्च वर्ग था उसके पास संपूर्ण साधन थे। तो उसको जो है एक महत्वपूर्ण उसकी विचारधाराएं थी, जिसके कारण वो एक उच्च स्तर पर रहता था और जनता की किसी भी समस्याओं को ध्यान में ना रख करके और उनका शोषण करता था। तो जिस देश के अंतर्गत जनता का शोषण होता है वो देश जो हायर वर्ग होता है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाता है। तो उसी प्रकार से रूस के अंतर्गत जो उदारवादी जो लोग थे उन्होंने शासक के खिलाफ यानी जार के खिलाफ एक आवाज़ उठाई और 1905 में जनवरी 1905 में इतवार के दिन एक खोड़ी रविवार क्रांति वहाँ पर झड़प हुई और शासक को भी हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जार निकोलस गद्दी पर बना रहा। और इस प्रकार से इस क्रांति का कुछ पॉजिटिव परिणाम हुआ, जिसके कारण फ्रांस में 1905 में जो एक संस्था का निर्माण हुआ, इसे रूसी पार्लियामेंट कहते हैं, जो वहाँ की जो संस्था थी जो पार्लियामेंट के रूप में अवतरित हुई, इसका नाम था ड्यूमा। ड्यूमा रूसी संसद, इसका निर्माण 1905 में हुआ, ड्यूमा। तो इस प्रकार से ड्यूमा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इसने, और इसने पार्लियामेंट का शासन वहाँ प्रारंभ कर दिया। और रूस के अंतर्गत साम्यवादी शासन प्रणाली का जन्म हुआ। साम्यवादी शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ये भी साम्यवादी प्रणाली समाजवाद से ही प्रेरित है, समाजवाद का ही एक मौलिक रूप है। तो इस प्रकार से रूस के अंतर्गत 2 दल थे, एक तो बोल्शेविक दल था, एक केरेंस्की का दल था। मोन्सेविक पार्टी और एक बोल्शेविक पार्टी।
रूस के अंतर्गत दो दलों का निर्माण हुआ, एक बोल्शेविक दल। इसका जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था। लेनिन जो वहाँ का एक क्रांतिकारी था रूस का। जो दूसरा दल था मोन्सेविक, ये इसका जो नेतृत्व किया था मोन्सेविक दल केरेंस्की। इसके बाद ये दल सत्ता में रहे। बोल्शेविक एक बहुसंख्यक के रूप में था, मोन्सेविक अल्पसंख्यक के रूप में था। तो सबसे पहले जो रूस के अंतर्गत जो सत्ता 1905 के बाद जो सत्ता स्थापित की वो केरेंस्की ने की। केरेंस्की इस दल का एक महत्वपूर्ण नेता था और अल्पमत में थी सरकार, लेकिन वो संपूर्ण शासन व्यवस्था को सुचारू चलाने में नाकाम रही। उसकी व्यवस्था धीरे धीरे डामाडोल हो गई और मोन्सेविक जो दल था वो सफल नहीं हुआ और उसके खिलाफ जो लेनिन था, लेनिन ने उसके खिलाफ क्रांति कर दी और इस प्रकार से मोन्सेविक दल का नेता केरेंस्की का पतन निश्चित हो गया। उधर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ था। प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ वो 1914 से 1918 ईस्वी तक। 1918 प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में दो पार्ट थे। एक तो मित्र राष्ट्रों का था, मित्र राष्ट्र। एक था ध्रुवीय शक्तियाँ। ये युद्ध जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध दो पार्टों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र में जो सदस्य देश थे, नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 अमेरिका, न रूस। ध्रुवीय शक्तियों में जो लड़ने वाला था जर्मनी, इटली, टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी इन देशों के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में फरवरी 1917 में रूस में क्रांति हुई। और एक क्रांति अक्टूबर 1917 में रूस में क्रांति हुई। तो अब क्रांति होने का कारण क्या था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि मित्र राष्ट्र की तरफ लड़ रहा था और ये
जर्मनी के खिलाफ यानी ध्रुवीय शक्तियों के खिलाफ रूस लड़ रहा था। रूस की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि रोटी कपड़े के लिए भी जनता तंग आ गई थी, भुखमरी फैलने लगी थी। और इस प्रकार से लेनिन जैसा महान व्यक्ति इस क्रांति के लिए जिम्मेदार था। इसने क्रांति का डंका बजा दिया और इसने ध्रुवीय शक्तियों से, विशेषकर जर्मनी से लिवोस्टॉक की संधि करके, लिवोस्टॉक ट्रक की संधि करके प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, और इसने क्रांति कर दी। यानी फ्रांस के रूस के अंतर्गत फरवरी 1917 में क्रांति हुई, जिसमें उसने क्रांस करेंस्की की जो पार्टी थी उसको विध्वंस कर दिया, हटा दिया। और उस प्रकार से जार के शासक, जो जार शासक था निकोलस, उसका भी विध्वंस कर दिया। और इस प्रकार से गद्दी पर लेनिन आसीन हुआ। और उसके बाद 1917 में रूस में क्रांति की। रूस में युद्ध से अलग हटकर रूस के अंतर्गत रूस ने अपने को एक सर्वोच्च स्थान पर लेनिन ने स्थापित किया और वहाँ से जार के शासन को समाप्त करके स्वयं गद्दी पर लेनिन आसीन हुआ। 1923 तक गद्दी पर आसीन रहा। इस प्रकार से रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर कर प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया और लेनिन के नेतृत्व में क्रांति वो सफल हुई। तो इस प्रकार से लेनिन का योगदान था वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और जार निकोलस का शासन समाप्त हुआ, केरेंस्की का शासन समाप्त हुआ। इस प्रकार से पूरे विश्व में लेनिन का जो बोल्शेविक पार्टी का नेता था वो एक पूरे देश में उसकी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। देखिए, लेनिन और लेनिनवाद जो मार्क्स के प्रेषित था, मार्क्सवाद, क्योंकि समाजवाद का पिता मार्क्स को कहा जाता है। और मार्क्स जर्मनी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, इसे वैज्ञानिक समाजवाद का पिता माना जाता है। उसकी विचारधाराओं से व्लादिमीर इलिच लेनिन प्रेरित था। लेनिन रूस का क्रांतिनायक था, यानी साम्यवाद का पिता के रूप में माना जाता है। साम्यवाद पिता के रूप में उसने सोवियत संघ रूस के अंतर्गत जो सुधार किए, यानी प्रथम विश्व से जो क्षति या हानि रूस को हुई थी उसकी भरपाई उसने की। उसने सभी क्षेत्रों में समाजवाद स्थापित किया। जो शासन की जो उच्च स्तर के जो व्यक्ति थे उनको सफाया किया और उनको गद्दी से हटाया। और समाजवाद के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको शासन में सहभागी बनाया। और इस प्रकार से शासन व्यवस्था को समाजवाद के अनुकूल ढालने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। उसकी शासन व्यवस्था विश्व की एक आधारशिला बने। और इसने जो लेनिन के साम्यवाद को चीन ने एडॉप्ट किया। जो चीन में जो क्रांति हुई थी वो लेनिनवाद के रूप में हुई थी। यानी साम्यवाद का पूरे विश्व में अगर जनक माना जाता है तो वो रूस रसिया को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले साम्यवादी क्रांति विश्व में रूस के अंतर्गत 1917 में हुई और लेनिन के नेतृत्व में हुई। लेनिन ने वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था और जो अलगाववाद, अराजकतावाद जैसी वहाँ पर बुराइयाँ थीं उसको समाप्त करके रूस को एक नए परिवेश में
एक नए अवतार के रूप में अवतरित किया, जिसके द्वारा शासन व्यवस्थाओं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक नए परिवेश में चली, जिसके आधार से उन्होंने पूरे विश्व को अपने को प्रेरणा स्रोत बनाया। तो इस प्रकार से लेनिन द्वारा साम्यवादी प्रणाली का जो किया गया था तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन का शासन आता है। स्टालिन ये वहाँ का राष्ट्रपति था। स्टालिन रूस का राष्ट्रपति, रूस का सर्वे सर्वा, यानी ये महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसको स्टील का आदमी भी कहा जाता है, स्टील का आदमी। तो स्टालिन ने एक नारा दिया था, एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद। यानी इसने समाजवाद की मार्ग को और आगे बढ़ाया। समाजवाद को एक नया निर्देश, एक नए मार्ग प्रशस्त, एक नई खोज, एक नया रास्ता, एक नया पथ दिखाया, जिससे कि पूरे विश्व में समाजवाद को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाने लगा। समाजवाद एक नए प्रयोग के रूप में विश्व में अवतरित होने लगा। तो समाजवाद पूर्ण रूप से रूस के अंतर्गत प्रभावी हुआ, और जो पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं थीं, रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थीं, वो समाप्त हुई। तो रूस के अंतर्गत जो क्रांति का जो परिणाम हुआ वो समाजवाद के फेवर में आया, यानी इसका जो राजशाही शासन था वो समाप्त हुआ। अब वहाँ पर जो कुलीन तंत्र था, बहुतंत्र था, राजतंत्र था, वो समाप्त हुआ, और उस देश में एक नए समाजवाद ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से जो रूस के अंतर्गत एक नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ स्टालिन के नेतृत्व में, और स्टालिन को समाजवाद का कर्णधार भी माना जाता है कि उसने कहा कि एक देश में समाजवाद होना चाहिए। जिस प्रकार से मार्क्स ने भी कहा था कि समाजवाद ही किसी देश की रीढ़ होती है, समाजवाद के द्वारा ही न्याय, पारदर्शिता और समानता लाई जा सकती है। जिस देश में समाजवाद होगा वह देश बहुत जल्दी ही विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। वो अल्पकाल के में ही वो विकासशील को छोड़कर विकसित दृष्टि से अग्रसर होगा। तो इस प्रकार से समाजवाद में सबसे ज़्यादा समाजवाद का जो फ़ायदा होता है समाजवादी देशों में, वो फ़ायदा होता है चौथे वर्ग, जो निम्न वर्ग होता है, जिसकी स्थिति दयनीय होती है, जो साधन विहीन होते हैं, जिनके पास साधन रहित होते हैं। तो ऐसों के लिए समाजवाद बहुत ही इसेंशियल है। यदि समाजवाद का आना किसी देश के लिए शुभ चिंतक होता है, और उसके लिए जो योजनाएं होती हैं, जो नियोजन होता है, वो समाजवाद के द्वारा ही होता है। हमारे देश में जो समाजवादी जो विचारधारा है, यानी जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, वो रूस की ही देन है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व ने, अधिकतर देशों ने, जहाँ समाजवादी और साम्यवादी देश हैं, उन्होंने रूस को एक अपना गुरु के रूप में, एक मार्ग के रूप में, पथ के रूप में अपना जो उसे अपनाया। तो इस प्रकार से उसके बाद और भी वहाँ पर खुर्शीव, निकिता ऐसे महान राष्ट्रपति हुए
कि जिन्होंने रूस को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। तो रूस की क्रांति का आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव एक और समाजवादी के रूप में प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणामों में माने जाते हैं। तो ये जो रूस के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थीं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं, जिनके कारण रूस के अंतर्गत ये हुआ। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसे बच्चे करके लाएंगे। प्रश्न 1, समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद किसे कहते हैं? प्रश्न 2, 1905 की रूसी क्रांति के बारे में वर्णन करो। रूसी क्रांति के बारे में वर्णन करो। वर्णन करो। प्रश्न थी, जार निकोलस कौन था? प्रश्न 4, लेनिन कौन था? प्रश्न 5, केरेंस्की कौन था? कौन था? ठीक है, तो बच्चों ये आप करके लाएंगे, तो अगले पीरियड में फिर आगे नेक्स्ट कराएंगे। धन्यवाद।